नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अभी तक हम मोहम्मद बिन तुगलक तक चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम फिरोज़ तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में फिरोज़ तुगलक के सार्वजनिक कार्यों और धार्मिक नीति का उल्लेख है, तो आज के इस वीडियो में हम फिरोज़ तुगलक के सार्वजनिक कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज़ तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज़ तुगलक का राज्यारोहण 23 मार्च 1751 को दिल्ली से बहुत दूर ठट्टा के शाही शिविर में हुआ था। मोहम्मद तुगलक की अचानक मृत्यु से शाही शिविर संकट में फंस गया। चारों ओर अव्यवस्था फैल गई और यह आशंका उत्पन्न होगी कि यदि किसी व्यक्ति को सिंहासन पर नहीं बैठाया गया तो शाही शिविर में उपस्थित किसी व्यक्ति का दिल्ली पहुंच जाना एक दुष्कर एवं कष्टप्रद कार्य होगा। ऐसी स्थिति में शाही शिविर में उपस्थित अमीरों और उलेमाओं ने मिलकर सर्वसम्मति से फिरोज़ का चयन किया। फिरोज़ तुगलक ने पहले तो सुल्तान बनने से अस्वीकार कर दिया, परंतु जब उसे वास्तविक स्थिति समझाई गई तो उसने सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया। फिरोज का निर्वाचन मुस्लिम संवैधानिक सिद्धांत, जिसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी शामिल है, के काफ़ी निकट था। फिरोज अपने आप को सल्तनत का ट्रस्टी मात्र समझता था। वह खलीफा के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था और खलीफा द्वारा उसकी सल्तनत को दी गई मान्यता को वो कभी नहीं भूल पाया था। उसने अपने आप को खलीफा का नायब प्रसिद्ध करवाया। इससे फिरोज़ को दोहरा लाभ हुआ। एक तरफ तो वह मुसलमानों की निगाह में सम्मानित व्यक्ति बन गया और दूसरा उसे अपनी कमजोरियों को छिपाने का सहारा भी मिल गया। फिरोज़ तुगलक ने खुतबे में अपने सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों का नाम जोड़कर अपने आप को खलजियों का वैधानिक उत्तराधिकारी बतलाने का प्रयास किया। फिरोज की शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य सांप्रदायिक राज व्यवस्था के सिद्धांत को पुनर्स्थापित करना था। उसने अपने आप को केवल मुस्लिम जनता का वास्तविक शासक समझा और केवल इसी वर्ग की भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। साथ ही उसने उलेमा वर्ग को सदैव प्रसन्न व संतुष्ट रखने का प्रयास किया। फिरोज शाह न तो कुशल सेनानायक था और न ही योग्य प्रशासक, फिर भी उसके शासनकाल में शांति और व्यवस्था कायम रही। इसका एक कारण तो यह था कि उसे उलेमाओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त था और दूसरा कारण इस्लामी कानूनों के अनुसार संवैधानिक राजतंत्र एवं शासन व्यवस्था की स्थापना। उसकी सफलता का एक अन्य कारण यह भी था कि सामान्य शासन कार्यों में वह कम से कम हस्तक्षेप करता था। उसने अपने मंत्रियों और अधिकारियों का पूरा विश्वास किया और उन्होंने भी कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं किया। संयोग से उसे मलिक मकबूल जैसा वजीर भी मिल गया, जिसने ईमानदारी और निष्ठा के साथ फिरोज और सल्तनत की सेवा की। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में वजीर की शक्ति में भी काफ़ी उत्कर्ष हुआ था। सुल्तान के बाद केंद्रीय शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी वही था। मकबूल, जो कि उसका वजीर था, वह तेलंग हिंदू था और बाद में वह मुसलमान बन गया। वह एक अनुभवी एवं निपुण राजनीतिज्ञ था। फिरोज को उसमें इतना अधिक विश्वास था कि उसने अपने अधिकांश अधिकार वजीर को सौंप दिए थे। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक कार्यों की, जिसके कारण वह इतिहास प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोज की राजस्व व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक की उदार दानशीलता, उसकी विफल योजनाओं और उसके शासनकाल में होने वाले अनेकों विद्रोहों के परिणाम स्वरूप दिल्ली का राजकोष लगभग खाली हो चुका था और राजस्व व्यवस्था भी शोचनीय स्थिति में पहुंच गई थी। उसको सुधारने की अत्यंत आवश्यकता थी,
परंतु फिरोज तुगलक जनता, अमीरों एवं सैनिकों को असंतुष्ट किए बिना राजस्व की स्थिति सुधारना चाहता था। अतः उसने सुल्तान बनने के बाद उन सभी तकावी ऋणों की वसूली को रद्द कर दिया जो मृत सुल्तान के शासनकाल में जनता को दिए गए थे। राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विश्वास जीतने के लिए भी फिरोज ने 2 कदम और उठाए। मृत सुल्तान के शासनकाल में जब प्रांतीय अधिकारी अपना हिसाब देने आते थे तो दोषी अधिकारियों पर अनुचित शारीरिक दबाव डाला जाता था। फिरोज ने इस घृणित प्रथा को बंद करवा दिया। उसका दूसरा कार्य पदाधिकारियों के वेतन बढ़ाना था और उनकी गतिविधियों की सूचना देने के लिए नियुक्त गुप्तचरों को भी हटा दिया। फिरोज को गद्दी पर बिठाने में उलेमा वर्ग का काफ़ी सहयोग था और फिरोज यह भी जानता था कि सामान्य जनता पर इस वर्ग का गहरा प्रभाव है। अतः उसने उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। पूर्ववर्ती सुल्तानों के शासनकाल में उलेमाओं के जो भूमि अनुदान समाप्त कर दिए गए थे, फिरोज ने उनके उत्तराधिकारियों को वे भूमि अनुदान वापस कर दिए। उस समय के प्रमुख उलेमाओं के भूमि अनुदानों में वृद्धि की गई तथा जिनके पास कोई भूमि नहीं थी उन्हें भूमि अनुदान में दी गई। इससे उलेमा वर्ग उसका घोर समर्थक बन गया। इसके पश्चात फिरोज ने अपने राज्य की आय व्यय को संतुलित करने की तरफ ध्यान दिया। उसने ख्वाजा हाशिमुद्दीन को आदेश दिया कि वह संपूर्ण राज्य की आय का अनुमानिक विवरण तैयार करे। हिशामुद्दीन एक अनुभवी राजस्व पदाधिकारी था। उसने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों की जांच करके खालसा भूमि का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टन का वार्षिक निश्चित किया। इस काम को पूरा करने में उसे 6 वर्ष का समय लग गया। इसके बाद सल्तनत को भूमिकर से मिलने वाली आय में किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं करना पड़ा और फिरोज की मृत्यु तक यह व्यवस्था कायम रही। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में भूमि की आय का अनुमान भूमि की नाप तथा उपज के आधार पर किया जाता था, परंतु फिरोज ने भूमि के नाप के आधार पर राजस्व तय करने की वैज्ञानिक पद्धति को त्याग दिया। उसके शासनकाल में आय का अनुमान स्थानीय जानकारी तथा राजस्व विभाग के अनुभव पर ही आधारित था। फिरोज के हिसाब की एक विशेषता यह भी थी कि उसमें भूमि कर के अलावा अन्य करों से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता था। इसका मूल कारण यह था कि फिरोज ने जनता को संतुष्ट करने के लिए बहुत से करों को हटा दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने 24 करों को हटाया था, जिसमें मकान कर और चरागाह कर भी शामिल थे। राजस्व वसूली के संबंध में भी उसने गियासुद्दीन तुगलक की नीति का पालन किया ताकि किसानों में असंतोष न फैले। फिरोज ने कुरान के नियमानुसार केवल 4 कर लगाए: खराज, खम्स, जजिया और जकात। खराज भूमि कर था। खम्स युद्ध में प्राप्त लूट के माल में राज्य का हिस्सा था। इस फिरोज ने इस्लामी नियम के अनुसार 1/5वां भाग राज्य का और 4/5वें भाग पर सैनिकों के अधिकार को स्वीकार किया। परंतु जहाँ तक गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूलने का सवाल था, फिरोज ने अत्यधिक सख्ती का परिचय दिया। अब तक ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था, परंतु फिरोज ने उन पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया। जकात 2.5% की दर से केवल मुसलमानों से उनकी आय पर वसूल किया जाता था और इससे प्राप्त होने वाले धन को धार्मिक कार्यों पर ही खर्च किया जाता था। इन 4 करों के अलावा फिरोज ने उलेमाओं की स्वीकृति के साथ उन किसानों से जो सरकारी नहरों से अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी लेते थे, कुल उपज का 1/10वां भाग कर के रूप में वसूल करना शुरू कर दिया।
फिरोज को बागों का बहुत शौक था। उसने इनसे अपनी आय बढ़ाने का निश्चय किया। उसने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगाए, जिससे 1,80,000 टन का वार्षिक आय होने लगी। दिल्ली के निवासियों को भी इससे खूब लाभ हुआ। ये थी फिरोज की राजस्व व्यवस्था। अब हम बात करेंगे फिरोज की राजस्व व्यवस्था में दोष क्या क्या थे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने फिरोज की राजस्व व्यवस्था के मुख्यतः 3 दोषों का उल्लेख किया है। पहला, भूमि कर वसूली के काम को ठेके पर देना, जिसे इजारेदारी प्रथा कहा जाता है। वैसे यह प्रथा काफ़ी पुरानी थी, परंतु फिरोज ने इस प्रथा को अत्यधिक प्रोत्साहन देकर भारी भूल की थी। उसका दूसरा मुख्य दोष राज्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन के बदले जागीरें प्रदान करना था। ये लोग जागीरों के पट्टे कुछ कमीशन काटकर पेशेवर राजस्व वसूल करने वालों को बेच देते थे। इससे जनता को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता था और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी कम धन मिलता था। तीसरा दोष जजिया कर का विस्तार तथा सख्ती के साथ वसूल करना था। परंतु इन दोषों के बावजूद फिरोज के शासनकाल में कृषि का विस्तार तथा व्यापार की उन्नति हुई, जनता की समृद्धि बढ़ी और राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। राजस्व व्यवस्था के अलावा फिरोज ने सार्वजनिक कल्याण के अनेक कार्य किए, जिसमें अगला कार्य है सिंचाई को प्रोत्साहन देना। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए फिरोज ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। उसकी आज्ञा से 5 बड़ी नहरें खोदी गई। सबसे महत्वपूर्ण नहर यमुना नदी से हिसार वाली थी, जो लगभग 150 मील लंबी थी। दूसरी नहर 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घग्गर जाती थी। तीसरी नहर मंडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक बनाई गई थी। चौथी घग्गर से फिरोज़ाबाद और 5वीं यमुना से फिरोज़ाबाद तक जाती थी। फरिश्ता लिखता है कि सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज़ ने अन्य नदियों पर बांध भी बनवाए, तालाबों का निर्माण करवाया। सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए उसने कुएं भी खुदवाए। इन नहरों के परिणाम स्वरूप सैकड़ों वर्ग मील क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। सिंचाई व्यवस्था के अलावा फिरोज ने अनेक सार्वजनिक निर्माण के कार्य भी करवाए। फरिश्ता ने लिखा है कि फिरोज को सार्वजनिक उपयोगिता के भवन बनवाने में गहरी रुचि थी और उसने अपने शासनकाल में अनेक मस्जिदों, विद्यालयों, महलों, सरायों, नगरों, अस्पतालों, मकबरों, सार्वजनिक स्नान गृहों और पुलों का निर्माण करवाया। साथ ही उसने फिरोज़ाबाद, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और बदायूं के निकट फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की। इसी प्रकार उसने अन्य सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण करवाया। फिरोज ने अपने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा बनवाए गए भवनों की भी मरम्मत करवाई। उसे प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा में रुचि थी। वह अशोक के 2 स्तंभों को उठवाकर दिल्ली ले गया, एक खिजराबाद से और दूसरा मेरठ के निकट से। इसके अलावा फिरोज ने न्याय व परोपकार के भी अनेक कार्य किए। उसकी न्याय व्यवस्था इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। न्याय तथा धर्म विभाग के सभी पद उलेमा वर्ग के लिए सुरक्षित रखे गए थे। मुसलमानों के लिए कठोर दंड विधान के स्थान पर उदार दंड विधान बनाया गया, जबकि हिंदुओं के लिए पहले का कठोर दंड विधान जारी रखा गया। फिरोज को परोपकारी कार्यों में भी गहरी रुचि थी। उसने बेरोजगार मुसलमानों के लिए एक रोजगार दफ्तर खोला। इस दफ्तर में बेरोजगार लोगों का नाम लिखा जाता था और उन्हें उनकी योग्यता अनुसार काम दिलवाने में मदद की जाती थी।
फिरोज ने एक दानशाला भी खोली जिसके द्वारा निर्धन और असहाय मुसलमानों की वयस्क पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर की जाती थी। फिरोज ने दिल्ली में एक विशाल चिकित्सालय दार उल शमा कायम किया जिसमें रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध कराया जाता था। सुल्तान की तरफ से दूरस्थ स्थानों तथा विदेशों से आने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों की आर्थिक सहायता का भी प्रबंध किया गया। इसके अलावा फिरोज ने शिक्षा एवं साहित्य की ओर भी विशेष ध्यान दिया। उसने अनेक पाठशालाओं, विद्यालयों और मठों का निर्माण करवाया और उसमें विद्वान लोगों को नियुक्त किया। शिक्षण संस्थाओं को सरकार की तरफ से नियमित अनुदान दिया जाता था और योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। फिरोज ने विद्वानों और साहित्यकारों को भी संरक्षण प्रदान किया। बर्नी और शमशेर सिराज अफीक दोनों ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ उसी के संरक्षण में लिखे थे। उसने भारतीय दर्शन तथा नक्षत्र ज्ञान से संबंधित कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया जिसका एक नाम उसने दलाइल फिरोज शाही रखा। वह स्वयं भी एक अच्छा लेखक था और उसने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखी। फिरोज की रुचि तथा राजकीय संरक्षण से फारसी भाषा के साहित्य को बहुत प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा फिरोज के शासनकाल में दास प्रथा को काफ़ी प्रोत्साहन मिला क्योंकि उसे दास रखने का बहुत शौक था। उसके शासनकाल में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इन दासों की देखभाल के लिए उसे एक पृथक विभाग तथा अलग अधिकारी नियुक्त करना पड़ा। 40,000 दास तो शाही महल में सुल्तान की सेवा के लिए ही नियुक्त किए गए थे, परंतु फिरोज का यह शौक सल्तनत को बहुत महंगा पड़ा। आय का एक बहुत बड़ा भाग इन दासों पर व्यय होने लगा और धीरे धीरे इन दासों ने शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसलिए बहुत से विद्वानों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत के विघटन में इस दास प्रथा का सहयोग रहा। अब हम बात करते हैं फिरोज की सैन्य व्यवस्था की। हालांकि फिरोज तुगलक एक योग्य सेना नायक नहीं था, अतः उसने सैन्य संगठन को सुधारने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना कायम की थी, परंतु फिरोज के समय में पुनः सामंती ढांचे पर सेना का संगठन किया गया। स्थायी सैनिकों को वेतन के बदले में जागीरें दे दी गई और बाकी के अनियमित सैनिकों को ही राजकोष से नगद वेतन मिलता था। सैनिक लोग अपनी जागीरों से लगान वसूली का काम पेशेवर ठेकेदारों को सौंप देते थे। इस प्रथा से भ्रष्टाचार फैला। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि सैनिक के बूढ़े हो जाने पर या अन्य किसी कारण से सैन्य सेवा के योग्य न रहने पर उसके स्थान पर उसका पुत्र, दास या दामाद सैन्य सेवा दे सकता था। इससे सैनिक सेवा वंशानुगत हो गई। योग्यता और शारीरिक क्षमता के सिद्धांत का महत्व जाता रहा। स्थायी सेना के सैनिकों की संख्या काफ़ी कम हो गई और सामंतों के सैनिक दस्तों की संख्या बढ़ती गई। सामंती सेना के सैनिकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण न होकर सामंतों का नियंत्रण होता था। परिणाम स्वरूप फिरोज की सैन्य शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई और तुगलक वंश के पतन का कारण बनी। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने फिरोज तुगलक के सार्वजनिक कार्यों के बारे में अध्ययन किया। फिरोज तुगलक एक योग्य व प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला शासक था, परंतु उसमें कुछ कमियां भी थी जो उसके पतन का कारण बनी। वह एक दयालु, उदार, क्षमाशील शासक था, परंतु
उसकी दयालुता, उदारता केवल मुसलमानों तक ही सीमित रही। वह एक धर्मांध शासक था। उसने केवल अपने आप को मुसलमानों का शासक समझा, अन्य लोगों के प्रति वह उदार नहीं था। इस प्रकार वह एक संकीर्ण मानसिकता वाला शासक था, परंतु फिर भी सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में उसकी रुचि थी। तो इन सब कारणों से उसे एक प्रजावत्सल और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला शासक माना जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।